क्लास आज हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट इज बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बिलोंग टू नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, हमने 4 क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े थे ना, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक और मॉडर्न सिस्टम। तो नेचुरल में हमने लीनियस का पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वन इज नेचुरल में हम पढ़ेंगे बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन बेंथम और हुकर का सिस्टम का। ठीक है, इस सिस्टम में हम देखते हैं कि जो बेंथम और हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, ये 1862 और 1883 में इनकी एक बुक थी जिसका नाम था जेनरा प्लानेटेरम। ठीक है, उसके अंदर इन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। 1862 और 1883 के दरमियान में इनकी एक बुक थी जिसका नाम क्या था, जेनरा प्लानेटेरम। उसके अंदर इन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या किया था, प्रेजेंट किया था। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसको हम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल है। ठीक है, इट्स नॉन फाइलोजेनेटिक नेचुरल सिस्टम, मतलब कि ये नेचुरल सिस्टम तो है लेकिन इसके अंदर फाइलोजेनेटिक का कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कुछ सुपरफिशियल करैक्टर मतलब जो बहुत ही कॉमन करैक्टर होते हैं, जिस तरह सीड प्लांट का करैक्टर हो गया। ठीक है, डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स का करैक्टर, मतलब कि जो कॉमन, बिल्कुल कॉमन करैक्टर हैं जो कि एवोल्यूशनरी बेसिस रखते हैं, उनको चूज़ किया। लेकिन दूसरे जो उसके करैक्टर्स हैं, फ्लोरल करैक्टर्स, उनको उन्होंने क्या कर दिया, टोटली निगलेक्ट कर दिया। क्लियर। इनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्होंने क्या किया कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया 3 क्लासेस में। ठीक है, 3 क्लासेस में डिवाइड करने के बाद उन क्लासेस को आगे से फिर से अगेन 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया। क्लियर, 3 सब क्लासेस के फिर उन्होंने उनको 21 सीरीज़ में, 21 सीरीज़ को फिर 25 कोहोर्ट्स में। कोहोर्ट्स बेटा कहते हैं जिस तरह हम बात करते हैं फैमिलीज़ की, लाइक फैमिलीज़ कहते हैं ना, हम उसको उस तरह उन्होंने वर्ड कोहोर्ट्स यूज़ किया। फिर उसके बाद उन्होंने उसको जो है ना वो कोहोर्ट्स क्लासेस हैं, एक्चुअली सॉरी फैमिलीज नहीं, क्लासेस हैं ये। और फिर इन क्लासेस को आगे से उन्होंने क्या कर दिया, 202 ऑर्डर्स में जो है ना वो डिवाइड कर दिया। सीड्स प्लांट को उन्होंने डिवाइड किया। सीड्स प्लांट इन्होंने कहा कि स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं। ठीक है, सीड्स प्लांट जो होते हैं, ये जो इनकी स्कीम थी ना, जो स्कीम उनकी डिवाइड करने की स्कीम क्या रखी उन्होंने, सीड प्लांट्स को किया। उन्होंने फोकस किस पे किया, सीड प्लांट्स को उन्होंने कंसिडर किन प्लांट्स को किया, जो सीड प्लांट्स हैं। प्लांट्स के अंदर वो किस चीज़ को लेके आए हैं जिनके क्या होते हैं, सीड्स बनते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि फाइलोजेनिक उन्होंने फॉलो नहीं किया। अगर फाइलोजेनिक को फॉलो करते तो ऑब्वियसली ब्रायोफाइट्स को भी कंसिडर करते। ठीक है, इन्होंने बस उन्हीं प्लांट्स को कंसिडर किया जो उन्हें सुपर करैक्टर है जिनके। ठीक है, जो सीड्स प्लांट्स हैं, जो मेन अब हमारे सामने एवोल्यूशन होके आ गए हैं फाइनल, हमने सिर्फ उनको उन्होंने कंसिडर किया। स्पर्मेटोफाइट्स उनको नाम दिया, सीड प्लांट्स को उनको डिवाइड कर दिया डाइकॉट्स में, मोनोकॉट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में। ये 3 जो क्लासेस उन्होंने बनाई मेन, वो कौन सी थी, डाइकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स और जिम्नोस्पर्म। जो रीजन है एंजियोस्पर्म का, ठीक है, उसको उन्होंने कोई स्पेसिफिक जो है ना पोजीशन नहीं दी। ठीक है, इन्होंने एंजियोस्पर्म को कंसिडर नहीं किया बल्कि उन्होंने डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स को कंसिडर किया। एंजियोस्पर्म की उन्होंने पोजीशन को एलेबोरेट नहीं किया। ठीक है, और जो ये सिस्टम था इसको भी उन्होंने क्या किया, 34 नेचुरल ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया, 5 कोहोर्ट्स में डिवाइड किया, 33 जो थे वो जो ऑर्डर्स में, और फिर आगे से जो क्लासेस थी उन्होंने 8 सीरीज़ के अंदर उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। ये इनकी डिवीजन, स्कीम ऑफ डिवीजन थी। क्या स्कीम ऑफ डिवीजन थी कि उन्होंने सुपर करैक्टर्स को लिया। सुपर करैक्टर्स क्या थे, सीड प्लांट्स थे, उनको उन्होंने क्या कह दिया, स्पर्मेटोफाइट्स कह दिया। स्पर्मेटोफाइट्स को फिर उन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड किया, डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, इनको फिर उन्होंने कंसिडर किया। एंजियोस्पर्म की पोजीशन को उन्होंने एलेबोरेट नहीं किया। मोनोकोटिलिडन्स को फिर उन्होंने मजीद आगे से किस तरह से डिवाइड किया, 34 नेचुरल ऑर्डर्स, 5 कोहोर्ट्स, 33 ऑर्डर्स और 8 सीरीज़ के अंदर इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर। ओके जी, अब हम इसके देखते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स। पहले आपने इसको इंट्रोडक्शन देना है। जब आपको क्वेश्चन आए तो आपने इसको किस तरह से लिखना है कि पहले आपने इसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने उनकी स्कीम बतानी है कि उनकी स्कीम ऑफ डिवीजन क्या थी। उसके बाद आप उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताएंगे। अब हम पढ़ते हैं बेंथम और हुकर के मेरिट्स। मेरिट्स मतलब कि एडवांटेजेस क्या थे। सबसे पहला एडवांटेज क्या था,
मेरिट्स में सबसे पहला मेरिट्स का क्या है कि सिस्टम जो है नेचुरल, मतलब इट्स नॉट वेरी नेचुरल, कि बहुत नेचुरल नहीं है। इसका नाम नेचुरल इसलिए हमने रखा क्योंकि हमने इसको जो सुपर करैक्टर्स हैं, हमने जो पहले के करैक्टर्स हैं, जो करैक्टर ओके ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये वेरी इजी है और वर्केबल है। मतलब इसको समझना, इसको पढ़ना, इसके साथ वर्क करना बहुत क्या है, इजी है। इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब इसको हम यूज़ बहुत ज़्यादा जगहों पे कर सकते हैं। एट दैट टाइम जब ये बना था उस वक्त की बात कर रहे हैं हम, कि इसको पढ़ना बहुत आसान था, इसको समझना बहुत आसान था और इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा थी। ये सबसे पहला इसका मेरिट था, इसका एडवांटेज था कि हम इसको ईज़िली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ईज़िली हम इसको पढ़ सकते हैं। This system has been worked out as a result of very careful comparative examination of all known genre of phenograms। कि हम जिस सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, फेनोग्राम्स इज़ एक्चुअली, मैं पहले भी आपको इस बारे में बता चुकी हूँ कि ऐसी डायग्राम्स होती हैं जो आप अक्सर आप चैप्टर के स्टार्ट पे आपको एक शिमेटिक सी डायग्राम मिलती है, ठीक है। उस डायग्राम्स के ऊपर आप लोगों को बताया जाता है कि ये चीज़ इससे इन्वॉल्व हुई है, इससे बनी है। तो जो ये वाला सिस्टम था ना, इसने मतलब कि उसने कंपैरेटिव एग्जामिनेशन था कि हम कंपैरिजन कर सकते थे। इस सिस्टम को लेके हम क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और बेटा कंपैरेटिव एग्जामिनेशन हम कब करते हैं, जब हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना चाह रहे होते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव एग्जामिनेशन आपको पता है ना, कंपैरेटिव एनाटॉमी, ये कंपैरेटिव एग्जामिनेशन क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं, ये चीज़ ऐसी है तो पहले कैसी थी, तो इनमें क्या चेंजेस आई हैं, तो एवोल्यूशन हुई है। नेक्स्ट क्या चेंजेस आ सकती हैं, तो एवोल्यूशन पॉसिबल हो सकती है। तो इस सिस्टम के साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है हर्बेरियम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। इस सिस्टम ने किसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, हर्बेरियम का, कि हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास प्लांट्स हैं उनको हम कंजर्व कर सकते हैं हर्बेरियम बना के, ठीक है। और जो है बहुत सारे कंट्रीज़ ने इस पर काम किया और उस काम की वजह से उन्हें मतलब इनकम भी काफ़ी मिली, ठीक है। उनकी जो इकोनॉमी को भी हेल्प आउट हुई। ऑब्वियसली एक अगर जो कंट्री है वो वर्क कर रहा है प्लांट्स के ऊपर, तो बाकी कंट्रीज़ को, जिस तरह हम पाकिस्तानी हमें तो वैसे आदत है कि खुद काम नहीं करना लेकिन बने बनाए काम, जिस तरह हम छोटी छोटी मशीनरीज बाहर से ख़रीदते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं या हम जापान से इंपोर्ट करते हैं बैटरीज वगैरह, तो हम खुद भी बना सकते हैं। सिंपल उसके मेथड्स हैं, स्क्रूज़ वगैरह लगते हैं जितने मैकेनिक, लेकिन नहीं, हम लोग को आदत है बनी बनाई चीज़ परचेज़ करने की। तो ऑब्वियसली हम परचेज़ करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जो चाइना है वो जो है वो उसने उसके आगे बढ़ने का सबसे पहला मेथड ये कि उसने अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट किया, अपनी फैक्ट्रीज़ को प्रमोट किया। वो खुद बनाते हैं अपना सारा कुछ, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, उनसे बाय करते हैं, वो आगे निकलते जा रहे हैं इकोनॉमी से और हम पीछे रहते जा रहे हैं। इसी तरह उन कंट्रीज़ ने भी एट दैट टाइम अपने हर्बेरियम को क्या बनाया, अपने वेल्थ का कॉज बनाया, अपनी इकोनॉमी का कॉज बनाया। ये इसका था वो बेनिफिट था। फोर्थ वन इज़ फ्री एंड यूनाइटेड पेटल्स, कि इसके अंदर उन्होंने फ्री और यूनाइटेड पेटल्स के कंसेप्ट को क्लियर कराया, ठीक है। गैमो पेटल्स और पॉली पेटल्स पढ़ते हैं ना आप लोग, उसकी बात कर रहे हैं। तो बड़ा एम्फेसिस दिया गया पेटल्स के ऊपर, फ्री पेटल्स, यूनाइटेड पेटल्स पे। तो इस फ्री और यूनाइटेड पेटल्स की बेस के ऊपर ही डाइकोटिलेडन्स को उन्होंने 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया, जिसके अंदर पॉली पेटली, गैमो पेटली वगैरह जो थे ना वो फॉल करते हैं इसके अंदर। उसके बाद इन्होंने एक डिस्क फ्लोराई, ठीक है। डिस्क फ्लोराई, जिस तरह हम डिस्क फ्लोराई इसमें जो वर्ड यूज़ किया हुआ है ना वो आपको मिलेगी जब आप नोट्स पढ़ेंगे। वो बेटा हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस ओवरीज पढ़ते हैं ना आप लोग, वो वाले टर्म इंट्रोड्यूस कराई गई थी। एक फ़ीचर इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसको जो है उसको डिस्की फ्लोराई के नाम से उन्होंने यहाँ पे नरेट किया हुआ है। और वो उसका मतलब क्या होता है, हाइपोगाइनस जो होती है ओवरी, ठीक है, जिसमें जो सारी ओवरी है वो जो नीचे डिस्क है उससे जो है ना वो निकलते हैं एंथर्स। अगर आपको याद हो तो इस शेप के अंदर जो है वो ओवरी है, ठीक है। और यहाँ से इस डिस्क से जो है वो एंथर ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो इसको उन्होंने कहा है डिस्क फ्लोराई, ठीक है। इस यहाँ पे उन्होंने ये टर्म जो है ना वो यूज़ की हुई है। और उसके बाद इन्होंने फिर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर्स के बारे में भी बताया, ठीक है। कुछ प्लांट्स हैं कि वो एक्वेटिक हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, उसके बारे में भी उन्होंने इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बताया। उसके बाद जो है उन्होंने ओवरी के बारे में, मैंने ओवरी के बारे में आपको बता दिया। पेरियंथ के बारे में उन्होंने एक और उन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस कराई, पोजीशन ऑफ पेरियंथ,
ठीक है। जो पेटलाइड या सेपलाइड हम वर्ड यूज़ करते हैं ना कि पेटल और सेपल यूनाइटेड सेपलाइड हैं या पेटलाइड हैं या इकट्ठे जो जब आ जाते थे हम उनको पेरियंथ का वर्ड यूज़ कर देते हैं, तो उसके बारे में भी इसमें बताया गया। फिर ओवरी इन्फीरियर है सुपीरियर है, उसके बारे में भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया। ये इसके सारे क्या हैं, मेरिट्स हैं। इजीली वर्केबल है, इजीली स्टडी की जा सकती है, इसकी वजह से हम कंपैरेटिव एग्जामिनेशन कर सकते हैं प्लांट्स का। हर्बेरियम इंट्रोड्यूस कराया गया इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। फ्री और यूनाइटेड पेटल्स के बारे में बात की गई, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर्स के बारे में बात की गई। फिर जो है जिसकी फ्लोराई के बारे में बात की गई, ओवरी सुपीरियर इन्फीरियर के बारे में बात की गई, पेरियंथ के बारे में, ये सेपलाइड हैं या पेटलाइड हैं, ये इकट्ठे सेपल और पेटल्स प्रेजेंट हैं, उनके बारे में इसमें बात की गई। नेक्स्ट है इसके डीमेरिट्स। ओके जी, सबसे पहले बात तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि इसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं बताया गया, ठीक है। इसका ये सबसे पहला क्या है, इसका ड्रॉबैक है। उसके बारे में एक टर्म है पॉलीपेटलाई, उसके बारे में भी पॉलीपेटलाई के यहाँ पे मैंने इसलिए नरेट किया क्योंकि अब जब आप पढ़ेंगे नोट्स में तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे मोनोक्लेमाडाई एक जो है ना इनका ऑर्डर था, ठीक है। उस ऑर्डर को बाद में एलिमिनेट कर दिया गया था क्योंकि वो ऑर्डर है वो फिट नहीं बैठ रहा था। उसके अंदर जो मज़ीद क्लासेस आ रही थी, उसके अंदर जो मज़ीद जेनराज आ रहे थे ना, उनको फिर बाकी जो ऑर्डर से ना उसके अंदर डिवाइड कर दिया गया। इसको बिल्कुल रिमूव कर दिया गया, इसको बिल्कुल निकाल दिया गया क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था इसके अंदर, कि फिट नहीं आ रहा था। जिसके अंदर जो पॉलीपेटली की बात की हुई थी, उन्होंने सिंपल उठा के ना एक पूरी ऑर्डर को इस बेस के ऊपर कि ये पॉलीपेटल है, उन्होंने जो है ना वो उसके अंदर डाल दिया मोनोक्लेमाडाई ऑर्डर के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली ये जो एक टर्म है ये सूटेबल नहीं थी क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे करैक्टर्स थे मोनोक्लेमाडाई के अंदर जो कि जिसकी वजह से इनको दूसरे जो थी जेनराज या फैमिलीज़ के अंदर ऐड करना पड़ा। उसके बाद जो पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म है वो डायकॉट्स और मोनोकॉट्स के दरमियान में बताई गई थी, जो कि ऑब्वियसली एक डीमेरिट है। उन्होंने कहा कि जिम्नोस्पर्म जो डायकॉट्स हैं वो मोनोकॉट्स के दरमियान में आते हैं और ये बहुत बड़ा क्या है, ड्रॉबैक है। उसके बाद जो ये है ये सिंगल आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है, करैक्टर्स को यूज़ किया गया। हालांकि ये नेचुरल था तो नेचुरल हम बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सारे आर्टिफिशियल करैक्टर्स को यूज़ किया जो और क्लोज फैमिलीज़ बना दी। मतलब इतने डिस्टिंक्ट फीचर्स नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने उसको ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद ऑर्चिडेसी और शीटामेनी, ठीक है, माइक्रोस्पर्माई क्लासेस थी। ये कुछ क्लास ऑफ एपिगाइनी और क्लास ऑफ माइक्रोस्पर्माई, ये दो क्लासेस थी, ऑर्चिडेसी और शीटामेनी। इनको उन्होंने क्या किया, इनकी पोजीशन भी क्या थी, सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। ये मोनोकॉट्स की क्लासेस हैं तो इनकी जो थी पोजीशन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। उसके बाद फिर मोनोकॉट्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक है। मोनोकॉट्स को इस तरह से एलैबोरेट नहीं किया गया था, जस्टिफाइड नहीं किया गया था। उसके बहुत सारे करैक्टर्स को जस्टिफाई नहीं किया गया था, बहुत सारी फैमिलीज़ को जस्टिफाई नहीं किया गया था। ये भी इसका क्या था, ड्रॉबैक था। फिर रीजन ऑफ एंजियोस्पर्म, पहले हमने पढ़ लिया कि एंजियोस्पर्म के रीजन को उन्होंने बताया ही नहीं, उसको स्टैब्लिश नहीं किया, इसके अंदर उन्होंने उसको बात ही नहीं की हुई एंजियोस्पर्म्स की। तो ये हमारे पास बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम था। और अगर आपको नोट आ जाए तो आपने वैसे ही लिखना है। अगर आपसे उससे अलग अलग मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछ लें तो फिर आपने सिर्फ डीमेरिट्स और मेरिट्स लिखने हैं। अगर अलग से आपसे स्कीम पूछ लें या पूछ लें कि क्या करैक्टर हैं इसके, तो करैक्टर्स में भी आपने स्कीम के बारे में बताना है और इंट्रोडक्शन देना है, फिर स्कीम लिखनी है, फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स आपने लिखने हैं, ठीक है। थैंक यू।